गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 8 जनवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। आज का पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मुझे पढ़ने में काफ़ी समय आज लगा है, तो इसलिए आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी लोग तैयारी करते हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे प्रत्येक दिन मैं पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर देता हूँ। इस तरह से टिक करके जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको टिक करके पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ ताकि उसे आप लोग पढ़ लें। चलिए आज का क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूँ। आप सभी लोग वीडियो देखना शुरू किए हैं तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन मैं आज डाला हूँ आपके लिए। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, और ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में ऑलरेडी आया हुआ है। इससे अगर आप ड्राइव करेंगे तो 3 क्वेश्चन बेसिकली बनता है यहाँ से कि भारत में सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, भारत में सबसे अधिक जैव मंडल किस राज्य में है, बायोस्फीयर रिजर्व, और भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो 3 क्वेश्चन बेसिकली बनता है। तीनों को मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। तो इसका ऑप्शन ए है कर्नाटका, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या डी मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है कि ईरान न्यूक्लियर डील में कौन सा देश हस्ताक्षर करता नहीं है। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है कनाडा, सी है चीन या डी है ब्रिटेन। ये चर्चा में क्यों था? ये चर्चा में इसलिए है कि जब से जो बाइडेन की सरकार आई है 2021 में, पिछले वर्ष, तब से लगातार ये चर्चा हो रही है कि फिर से एक बार ईरान न्यूक्लियर डील साइन किया जाए या उसमें फिर से वापसी किया जाए। और अभी वर्तमान में जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी वियना में ऑलरेडी मीटिंग चल रही है ईरान का और इन देशों का, ताकि ये देश एक बार फिर से ईरान न्यूक्लियर डील को प्रभावी बना सके, अमेरिका फिर से उसमें शामिल हो सके। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी डिटेल से मैं डिस्कस कर दूंगा वीडियो के आखिर में। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बेमिसाल 150 करोड़ डोज, ऑलरेडी कोरोना का 150 करोड़ डोज लग चुका है और इसी के संबंध में ये न्यूज़ है। अब यहाँ पे बस एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। जांच के लिए पंजाब पहुंची केंद्रीय टीम, पुलिस अफसरों से पूछताछ। यहाँ पे एक तो आपको याद रखनी चाहिए कि एक समिति बनाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा और ये समिति है सुधीर कुमार सक्सेना समिति। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री पे जो सुरक्षा चूक हुई थी पंजाब में, उसके लिए जो समिति बनी थी, जांच समिति, उस जांच समिति की अध्यक्षता किसने किया है या कौन कर रहे हैं? तो जांच समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं सुधीर कुमार सक्सेना। तो सुधीर कुमार सक्सेना समिति बनी है। 3 सदस्यीय समिति है। एक तो खुद सुधीर कुमार सक्सेना है, दूसरा है इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और तीसरा है एसपीजी के आईजी एस सुरेश। तो ये तीनों मिलकर के जांच करेंगे कि आखिर पंजाब में जो है सुरक्षा जो चूक हुआ है बेसिकली उसका क्या कारण था। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एसपी के, वहाँ के एसपी से भी जवाब तलब किया जा रहा है। अब ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और इसको लेकर के एडिटोरियल भी दिया हुआ। तो मैं एडिटोरियल में डिस्कस आज नहीं करूँगा, इसलिए यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के साथ हो गई नीट काउंसलिंग। तो ये जो न्यूज़ है बेसिकली इसको मैं एडिटोरियल के साथ समाहित करके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के साथ होगी नीट काउंसलिंग, राइट। यानी नीट जो होता है, मेडिकल एंट्रेंस जो होता है, उसकी काउंसलिंग ओबीसी कोटा भी लागू होगा उसमें और ईडब्ल्यूएस कोटा भी लागू होगा। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने पांडे कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है। तो ईडब्ल्यूएस बेसिकली आर्थिक आधार पे पिछड़े जो लोग होते हैं,
यानी जनरल वर्ग के जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको बेसिकली आरक्षण दिया जाता है ईडब्ल्यूएस के तहत। ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण दिया जाता है और इसका प्रोविजन किया गया था 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2019 में बेसिकली इसका प्रोविजन किया गया था। इसके तहत आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया गया और आर्टिकल 15 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने के लिए एक अलग से पार्ट जोड़ा गया जो आर्टिकल 15(6) जोड़ा गया और आर्टिकल 16(6) भी जोड़ा गया है जिसके तहत ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। 10% कोटे का विचार जो है वो प्रगतिशील है, भारत में शैक्षिक या आय और समानता के मुद्दे को संबोधित करता है क्योंकि नागरिकों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उसकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थान या सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखता था, इसलिए बेसिकली ये प्रोविजन किया गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपके लिए है कि इंदिरा साहनीवाद में बेसिकली दो चीज़ों को डिसाइड किया गया था। 1992 में इंदिरा साहनीवाद हुआ था। इंदिरा साहनीवाद मतलब सुप्रीम कोर्ट का अगर मैं 10 इंपॉर्टेंट डिसीजन की बात करूं या सुप्रीम कोर्ट के 10 इंपॉर्टेंट केस की जब आप डिस्कस करेंगे तो उसमें एक केस पक्का इंदिरा साहनीवाद आएगा। तो इतना इंपॉर्टेंट है इंदिरा साहनीवाद। दो चीज़ें हुई थी, एक तो ये हुआ था इंदिरा साहनीवाद में कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू हुआ था। क्रीमी लेयर का पहला हुआ था, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू हुआ था। क्या होता है क्रीमी लेयर? क्रीमी लेयर मतलब कि वैसे व्यक्ति जिसकी पारिवारिक आय सर्टेन सीमा से अधिक हो उसे क्रीमी लेयर कहते हैं। अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप ओबीसी में आते हैं, क्रीमी लेयर में है, तब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी पारिवारिक आय सर्टेन सीमा से अधिक है और वो सर्टेन सीमा क्या है वर्तमान में 8 लाख रुपये। यानी आपकी पारिवारिक आय अगर 8 लाख रुपये से अधिक है पर ईयर तो आपको ओबीसी के तहत आते हुए भी आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये पहला हुआ था। दूसरा इंदिरा साहनीवाद में हुआ था कि एक डिसाइड किया गया था कि जो आरक्षण दिया जाएगा वो 50% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं होनी चाहिए। कुल आरक्षण मिला लिया जाए तो 50% से अधिक आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हमें सामान्य वर्ग में जो आते हैं, जनरल कैटेगरी में जो लोग हैं उसका भी ध्यान रखना है। तो ये दो बातें हुई थी। अब अजय भूषण पांडे समिति बनाई गई थी सरकार के द्वारा और यही पांडे समिति, यहाँ जो पांडे समिति है बेसिकली इसका पूरा नाम है अजय भूषण पांडे। केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया। लागू करने के बाद केंद्र सरकार को भी ये बात दिखी कि जिस तरह से हम ओबीसी में उन वर्गों को आरक्षण देते हैं जिसकी पारिवारिक आय सर्टेन सीमा से कम है, उसी तरह से हम ईडब्ल्यूएस में भी करेंगे। यानी जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग हैं सबको हम आरक्षण नहीं देंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को देंगे जिनकी पारिवारिक आय सर्टेन सीमा से कम है। और इसलिए अजय भूषण पांडे समिति बनाई गई थी जिन्होंने डिसाइड किया कि ओबीसी की तरह ही ईडब्ल्यूएस में भी पारिवारिक आय की सीमा 8 लाख रुपए तय की जानी चाहिए। तो उसी से संबंधित ये न्यूज़ है कि यानी जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है उसको जो है ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में नीट में जो है आरक्षण दिया जाएगा बेसिकली। अब देखिए एडिटोरियल में जो है 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है जो एडिटोरियल सेक्शन में है, वो मैं डिस्कस यहीं कर रहा हूँ आपके साथ। 2005 में SR सिन्हो समिति बनाई गई थी। ये जनरल थे सेना के, रिटायर्ड जनरल थे। जनरल SR सिन्हो समिति 2005 में सरकार के द्वारा बनाई गई थी। इस समिति ने 2010 में अपना रिपोर्ट दिया और इस समिति ने कहा कि सामान्य वर्ग के वैसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उन सभी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि इसकी रिपोर्ट को माना नहीं गया और 2019 में जब चुनाव का समय था तो सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया। तो SR सिन्हो समिति की रिपोर्ट को तत्कालिक 2010 में माना नहीं गया था। दूसरा है कि जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018, ये केस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर आप SC हैं और आप ST हैं तो वहाँ पे क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। कई बार लगातार हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं, या मैं जाता हूँ कहीं लोगों से मिलता हूँ तो लगातार वो करते हैं कि ये व्यक्ति SC के हैं तो इनकी भी सीमा तय होनी चाहिए। भले ही वो, जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति SC में है
उसकी पारिवारिक आय भले ही 1 करोड़ रुपया भी होगा तो भी उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये मैटर गया था सर्वोच्च न्यायालय में और इसका मैटर का नाम था जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण वाद, जिसमें कहा गया था कि जिस SC या ST कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति की पारिवारिक आय कुछ भी हो उसे आरक्षण का लाभ मिलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें भी सर्टेन क्राइटेरिया, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, उसमें भी ला दीजिए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, हम SC ST के लिए प्रोविज़न लागू नहीं करेंगे। हम SC ST में ये प्रोविज़न लागू नहीं करेंगे कि उसकी पारिवारिक आय सर्टेन सीमा से ज़्यादा है या सर्टेन सीमा से कम है तभी उसको आरक्षण का लाभ देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमारे देश में जो आरक्षण दिया गया बेसिकली वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर दिया गया। सामाजिक रूप से जो पिछड़े होते हैं और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े होते हैं उनके आधार पर आरक्षण का लाभ दिया गया इनिशियली जब शुरुआत किया गया था। वर्तमान में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जो है अभी भी खास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अभी भी जो है SC हैं या ST हैं उनके साथ भेदभाव होता है। अभी भी ये लोग को इसलिए जो है सामाजिक रूप से अभी भी ये लोग पिछड़े हैं, इसलिए इन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और इनके लिए कोई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट OBC के लिए है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है आपको EWS के लिए, लेकिन इनके लिए SC ST के लिए कोई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अभी भी ये लोग पिछड़े हैं सामाजिक रूप से। आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी बनेंगे, आपराधिक छवि का प्रत्याशी बनना पार्टियों को पड़ेगा भारी। ये जो पार्ट है, ये जो न्यूज़ संबंधित है, बेसिकली ये न्यूज़ संबंधित है चुनाव सुधार को लेकर के, इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के। आपको याद होगा कि चुनाव सुधार को लेकर के हमने डिस्कस किया। एक बार फिर से मैं समिति का बस नाम डिस्कस करता हूँ, आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को लक्ष्मीकांत में ये मिल भी जाएगा। जो चुनाव सुधार से संबंधित कुछ समिति रही है, तारकुंडे समिति रही है 1974-75 में रही है, दिनेश गोस्वामी समिति रही है 1990 में रही है, बोहरा समिति रही है। हालांकि ये प्रत्यक्ष तौर पे बोहरा समिति राजनीतिक चुनाव सुधार से संबंधित नहीं था, लेकिन बोहरा समिति बेसिकली संबंधित था अपराधीकरण वाले व्यक्ति के संबंध में। बोहरा समिति ने अपनी रिकमेंडेशन में कहा था कि देश में जो है एक नेक्सस है और वो नेक्सस है अपराधी का, वो नेक्सस है ब्यूरोक्रेट्स का और वो नेक्सस है राजनेता का। ये तीनों का नेक्सस होता है। और मज़े की बात यह है कि आज तक बोहरा समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि नेता, माफिया और ब्यूरोक्रेट यानी प्रशासक तीनों मिला होता है, उस रिपोर्ट को आज तक प्रकाशित नहीं किया गया। उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता समिति रहा है, विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट रही है, और M वेंकटचलैया समिति रही है। इसने भी अपनी रिकमेंडेशन में कई बातें कही हैं। एक समिति के बारे में जरूर आप लोग पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत के बुक में है। चुनाव सुधार से लेकर बेसिकली 3-4 समिति है, जैसे मान लीजिए तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये 3 समिति बेसिकली चुनाव सुधार से होल एंड सोल संबंधित है। ये वेंकटचलैया समिति इसलिए आप लोग पढ़िएगा, ये आपको लक्ष्मीकांत के बुक में पीछे में आपको पूरा मिल जाएगा। और ये समिति का गठन 2002 में हुआ था। चूँकि चर्चा चल रही है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, 2002 में इस समिति का गठन हुआ था। और इस समिति का गठन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। और ये समिति बेसिकली बनी थी संविधान के 50 वर्ष जब कंप्लीट हुआ था, तब संविधान में क्या क्या चीज़ें की खामियां हैं वर्तमान तक, इसको देखने के लिए समिति बनी थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये समिति का गठन इसलिए किया गया था कि आप देखिए संविधान हमारा 50 वर्ष हो चुका है, 50 वर्ष के बाद संविधान में क्या क्या खामी है, इसको देखने के लिए समिति बनी थी। और ये समिति ने लगभग हर एक चीज़ पर अपना रिकमेंडेशन दिया था। तो इसका पूरा रिकमेंडेशन आपको लक्ष्मीकांत के बुक के पीछे में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के देख लीजिएगा। अब देखिए चुनाव सुधार को लेकर के कई सारा काम हुआ, लेकिन ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में 2 पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। एक तो ये न्यूज़ जो संबंधित है उसमें ये दिया हुआ है कि राजनीतिक दल को आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों का चयन करने के 48 घंटे के भीतर आपराधिक ब्यौरा जो होगा वो सार्वजनिक करना होगा। मतलब
कि एक व्यक्ति जो अपराधी व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो आपराधिक छवि का व्यक्ति है, यानी मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, कोई पार्टी में वो जाता है, मान लेते हैं कि कांग्रेस उसे उम्मीदवार बनाता है किसी भी एक क्रिमिनल को, तो ऐसे कंडीशन में जिस क्रिमिनल को उम्मीदवार बनाएंगे उस क्रिमिनल के चयन अगर आप कर लिए कि हाँ भाई ये यहाँ से एमपी का उम्मीदवार है, तो उसके बाद उस पर जितना भी केस होगा उस केस को आप सार्वजनिक कीजिएगा, किसी न्यूज़पेपर वगैरह में छपवाइएगा या किसी एड वगैरह में दीजिएगा टीवी वगैरह पे। तो ये प्रोविज़न किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, इसको लागू किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यूपी का भी चुनाव होने वाला है और कई सारे राज्य में भी चुनाव होने वाले हैं। दूसरा जो है चुनाव सुधार से संबंधित जो है, कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि लोकसभा चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख जो पहले थी उसको बढ़ा करके 95 लाख रुपए कर दिया गया, यानी एक उम्मीदवार 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। पहले 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता था, और 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में 28 लाख पहले खर्च कर सकता था, अब 40 लाख खर्च कर सकता है। ये यूपी में काफ़ी काम दे देगा। और तीसरा है कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, पुदुचेरी में पहले लोकसभा चुनाव में 54 लाख रुपए खर्च कर सकते थे, अब 75 लाख रुपए खर्च कर सकता है। तो इसको भी आप इलेक्शन रिफॉर्म्स में जोड़ दीजिएगा। बाकी इलेक्शन रिफॉर्म्स में अगर आप पॉइंट बनाइएगा तो कई सारे पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं कि चुनाव सुधार संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा आधार और मतदान को भी जोड़ा जा रहा है। ये भी कुछ दिन पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि संसद में एक बिल आया है चुनाव सुधार संशोधन अधिनियम 2021, उसमें आधार कार्ड को जोड़ा जा रहा है, आपको मतदाता पहचान पत्र के साथ, वोटर आईडी कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। उसका रीजन है फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। बाकी कई सारे और काम हुए, जैसे तकनीक का प्रयोग हो रहा है, जीपीएस के माध्यम से निगरानी हो रही है। सी सिविल जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। इसके अलावा आप देखेंगे कि नोटा का प्रयोग शुरू हुआ है, जागरूकता के लिए कई सारे काम कर रहे हैं, कई सारे काम हो रहा है चुनाव रिफॉर्म्स को लेकर के। तो चुनाव रिफॉर्म्स का जो आपने जो नोट बनाया होगा उसमें इस पॉइंट को आप लोग जोड़ लीजिएगा। कल का जो पॉइंट था चुनाव खर्च सीमा, उसको भी आप लोग जोड़ लीजिएगा। पानी बचाने में नंबर 1 रहा उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छी बात है। सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जा रहा है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, और इसमें सरकार ने घोषणा किया है, क्या घोषणा किया है? इसने सरकार ने घोषणा किया है कि यूपी जल को बचाने में, पानी को बचाने में, पानी के संरक्षण में पहला स्थान पर रहा। तो पहला स्थान पे यूपी रहा है पानी को बचाने में। ये डायरेक्टली वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप बिहार से हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो पूर्वी जोन में बिहार का पूर्वी चंपारण पहले स्थान पर रहा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी आपसे कि पूर्वी जोन में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा। तो जिला वाइज अगर इसको रेगुलेट किया जाए या जिला वाइज डिस्कस किया जाए तो पूर्वी जोन में पहला जिला जो रहा है वो रहा है पूर्वी चंपारण। बाकी जल संरक्षण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल संरक्षण के लिए जो सरकार ने अभी तक प्रयास किए हैं उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे काफ़ी इंटरेस्ट का टॉपिक है। समान नागरिक संहिता पे विधि आयोग की रिपोर्ट मिलने का करेंगे इंतजार। समान नागरिक संहिता को लेकर के मैं यहाँ डिस्कस बहुत डिटेल में नहीं करूँगा, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा कर दूंगा और इस पर एक सेपरेट वीडियो में बना के डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आज से 2 साल के बाद भी काम देगा आपको। समान नागरिक संहिता को लेकर के सबसे पहले न्यूज़ पे चलते हैं कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि सरकार ने एक समिति बनाई थी, विधि आयोग ने 2016 में डिस्कस करना शुरू किया था। विधि आयोग ने 2016 में इस पर लेकर के डिस्कस करना शुरू किया था और 21वें विधि आयोग इसमें व्यापक चर्चा कर रही है 2016 से। 2018 में 21वें विधि आयोग ने परिवार कानून में सुधार नाम के एक परामर्श पत्र अपलोड किया है। बेसिकली 21वें विधि आयोग चर्चा कर रही है और 21वें विधि आयोग 2016 में जो है इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करना शुरू किया और 21वें विधि आयोग का रिकमेंडेशन का वेट कर रही है। 21वें विधि आयोग का रिकमेंडेशन आएगा
तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि 21वें विधि आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर जो हम हैं एक्शन लेंगे, हम जो है इस पर विचार विमर्श करेंगे, हम देखेंगे कि आखिर क्या है नहीं है समान नागरिक संहिता। तो बेसिकली इस न्यूज़ में यही क्रक्स है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो समान नागरिक संहिता है उस पर विधि आयोग के रिकमेंडेशन का वेट किया जाए। एक बार हमें रिकमेंडेशन मिल जाएगा तो उसके बाद हम व्यापक चर्चा करेंगे। भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जो समान नागरिक संहिता लागू किया हुआ। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है, वनडे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला एकमात्र राज्य गोवा है। तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र है। समान नागरिक संहिता का सिंपल मतलब है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए समान धर्मनिरपेक्ष कानून होगा, यानी ऐसा कानून होगा जो सबके लिए समान होगा। अभी क्या है कि जैसे उत्तराधिकार का कानून हो गया, विवाह का कानून हो गया। हिंदू में धर्म में आप 2 महिला से शादी नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम धर्म में कर सकते हैं। तो विवाह का कानून हो गया, उत्तराधिकार का कानून हो गया, तलाक का कानून हो गया, बच्चा के संरक्षण का कानून हो गया। इसके लिए हर एक धर्म का अलग अलग कानून है। एक देश एक कानून, और इस तरह का भी एक देश एक कानून होना चाहिए। ये बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रोविजन किया गया था। लेकिन जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था तब हमारी देश की जनता इस लायक नहीं थी, मेंटल प्रिपेयर नहीं थे लोग, इसलिए उस समय में लागू नहीं किया गया था। संविधान जब लागू हुआ था तब इसे लागू नहीं किया गया था, तब इसे आर्टिकल 44 में स्थान दे दिया गया कि भविष्य की में जब जनता अवेयर होगी तब इसे लागू करेगी, और वर्तमान तक इसे लागू नहीं किया गया। तो समान नागरिक संहिता ना किसी धर्म पे आक्रमण है और ना ही किसी को इसका नुकसान होगा, बल्कि एक ऐसा कानून होगा जो भारत में अगर आप रह रहे हैं तो सबके लिए समान रूप से लागू हो। ये प्रोविजन है समान नागरिक संहिता का। इसका क्या ड्रॉबैक है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि आखिर समान नागरिक संहिता का क्या क्रक्स है, क्यों देश में अभी तक लागू नहीं हुआ और क्यों इसे लागू होना चाहिए। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और मेरे काफ़ी इंटरेस्ट का न्यूज़ है। राज्यों में अल्पसंख्यक की पहचान पर जवाब देने का अंतिम मौका। सबसे पहले हम चलते हैं 2002 में। 2002 में TMA पाई फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन बनाम कर्नाटका राज्यवाद 2002 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 11 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा है कि भाषा और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक राज्यवार होना चाहिए। अल्पसंख्यक क्या होता है? 2 तरह से भारत में अल्पसंख्यक होते हैं। एक तो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, यानी जिस भाषा के बहुत कम लोग बोलने वाले हैं। एक सेकेंड, जिस भाषा के बहुत कम लोग बोलने वाले हैं उसका अल्पसंख्यक है। और दूसरा है धार्मिक आधार पे, जिस धर्म के काफ़ी लोग कम है उसका अल्पसंख्यक है। जैसे इंडिया में पारसी की संख्या बहुत कम है, 1 लाख के आसपास है। इनफैक्ट इंडिया में अगर आप देखेंगे यहूदी की संख्या बहुत कम है, तो ये लोग को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ। तो धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक है भारत में। सवाल ये होता है कि क्या धर्म के आधार पे अगर आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, मान लेते हैं कि आप सिख धर्म को ले लीजिए, सिख धर्म को ले लीजिए, सिख भारत में अल्पसंख्यक है, अच्छी बात है, यानी अल्पसंख्यक के अनुसार जितना इसको फैसिलिटीज मिलना चाहिए मिलेगा, सही बात। सिख लेकिन अगर बिहार में रह रहे हैं तब अल्पसंख्यक हो तो ठीक है, मानते हैं हम, क्योंकि बिहार में आपको हिंदू मेजोरिटी में है, मुस्लिम माइनॉरिटी में है। ओह, कुछ ना कुछ बिकने आ जाता है यार। ओके, इशू क्या है? इशू ये है कि सिख अगर बिहार में है, सिख पूरे इंडिया में मान लेते हैं, और सिख एक माइनॉरिटी में यानी अल्पसंख्यक है। सिख बिहार में है तब माइनॉरिटी में अच्छी बात है, माइनॉरिटी के तहत जितना उनको लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर सिख पंजाब में है
और फिर भी माइनॉरिटी में। सिख पंजाब में है, पंजाब में तो सिख मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी वो माइनॉरिटी में है। यानी माइनॉरिटी का जो लाभ उसको मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक होने का जो लाभ उनको मिलना चाहिए, वो पंजाब में भी उसको मिलेगा। तो ये बेसिक इशू गया था कि अगर मान लेते हैं कि मुस्लिम, पूरे इंडिया में मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक का तहत जो लाभ उनको मिलता है वो मिलेगा। लेकिन क्या लक्षद्वीप पे जहाँ पे 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है, क्या वहाँ पे भी उनको लाभ मिलना चाहिए? तो वहाँ भी उसको लाभ मिल रहा। दिक्कत इस बात का, ईसाई पूरे इंडिया में है, अल्पसंख्यक है, मिल रहा है लाभ, अच्छी बात है, लेकिन नागालैंड में जहाँ पे मेजोरिटी में ईसाई, वहाँ भी उसको माइनॉरिटी गिना जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में नागालैंड में जो हिंदू रह रहा है उसको माइनॉरिटी नहीं, वो मेजोरिटी में है वहाँ पे। तो ये दिक्कत है बेसिकली। ये बेसिक इशू है कि दो इशू बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में गया था। एक सुप्रीम कोर्ट में इशू गया था कि अल्पसंख्यक की पहचान धार्मिक आधार पर भी राज्यवार किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सिख अगर मान लेते हैं कि पंजाब में सिख अगर मेजोरिटी में है तो वहाँ पे उसे अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक कहा जाना चाहिए। पंजाब में अगर हिंदू रह रहा है तो उसे अल्पसंख्यक कहा जाना चाहिए। पंजाब में अगर मान लेते हैं बौद्ध रह रहा है, अल्पसंख्यक हो। पंजाब में अगर मुस्लिम रह रहा है तो वो अल्पसंख्यक काउंट हो, माइनॉरिटी काउंट हो। इसी तरह से स्टेट वाइज अल्पसंख्यक आप निकालिए या स्टेट वाइज अल्पसंख्यक का काउंट करके उन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था। दूसरा है कि केंद्र सरकार को अल्पसंख्यक घोषित करने का मनमाना अधिकार है। केंद्र सरकार ने मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया है, लेकिन हिंदू और यहूदी 9 राज्य में अल्पसंख्यक है, केंद्र सरकार ने उसे अल्पसंख्यक नहीं घोषित किया है, जिसमें लद्दाख, कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर आदि जगह है। तो ये दो इशू लेकर के गया था, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको लेकर के सरकार से डिसीजन ले रही है या बातचीत कर रही है या सरकार को बुला रही है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल डिसीजन नहीं सुनाया। देखिए, ये रोड मैप जो मिल रहा है, ये प्रत्येक दिन मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा बजट आने वाला है, तो बजट को आने के संबंध में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ ये चर्चा होती है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो पॉइंट ये है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कि कटरा बनिहाल रेल दर्रा जो है या रेल लिंक जो है, वहाँ पे रेलवे केबल ब्रिज का जो है काम पूरा हुआ, इस तरह से होगा रेलवे केबल ब्रिज। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि देश का सबसे पहला, यहाँ पे देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज रियासी जिले में चिनाब नदी पे बन रहा है, जिसकी ऊंचाई जो है एफिल टावर से भी अधिक है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी के किनारे हो रहा है? तो हो रहा है चिनाब नदी के नीचे, चिनाब नदी पे हो रहा है। बिजनेस पेज पे एक तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, 9.2 विकास दर का अनुमान। NSSO सरकार ने विकास दर जो है 9.2% कहा है कि 2021-22 में 9.2%, 9.2% विकास दर भारत का होगा। बाकी इसको एक बार देख लीजिएगा। ये एडिटोरियल बेसिकली इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर दिया था इसको, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे दिखा, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक सूचना की कीमत 5 लाख रुपए, और ये बिहार में हुआ है, मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर नगर निगम से सूचना मांगा गया। नगर निगम ने कहा कि आपको सूचना चाहिए तो आपको हमें 5 लाख रुपए देना होगा। और नगर निगम ने सफाई क्या दिया है कि 10 वर्षों की योजनाओं को सूचना मांगा गया, उसके लिए हमें काफ़ी प्रिंट आउट करवाने होंगे, उसके लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए, तभी जाकर के हम सूचना देंगे। तो बेसिकली देश में भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए इस तरह का भी, आप सोचिए कि इस तरह का भी कहीं ना कहीं दलील दिया जाता है, जो काफ़ी हद तक गलत है। अगर आपको प्रिंट आउट नहीं देना है तो आप एक काम कीजिए, इस तरह की व्यवस्था कर दीजिए कि आप उसका
PDF बना कर दे दीजिए, प्रिंट आउट की ज़रूरत नहीं है, PDF दे दीजिए, ऑनलाइन सुविधा दे दीजिए, लेकिन वो आप देंगे नहीं, तो इस तरह का बहाना आप मार रहे हैं। कॉर्पोरेट खेती से आत्मनिर्भरता की फसल काट रहे किसान, इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कॉर्पोरेट खेती क्या होता है और अच्छी खेती होता है। इनफैक्ट भारत में जोतों का आकार बहुत छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि बहुत जगह क्या हो रहा है कि जैसे एक किसान का एक ज़मीन है, दूसरा किसान का ये ज़मीन है, तीसरा किसान का ये ज़मीन है, चौथा किसान का ये ज़मीन है, तो इस तरह से बहुत सारे ज़मीन से बात किया जा रहा है किसानों से, या बहुत सारे जो ज़मीन के मालिक है उससे बात किया जा रहा है और एक बड़ा प्लॉट किया जा रहा है। अब ये बड़ा प्लॉट पे एक साथ यहाँ पे कृषि किया जाएगा, जितनी भी टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा और जितने भी बीच में जितने भी मीडिएटर हैं या जिसकी ज़मीन है सबको इसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर को या कॉर्पोरेट खेती को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में एवरेज साइज काफ़ी कम है ज़मीन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सार्क समिट पे ऑलरेडी 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को सार्क समिट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर भारत वो नहीं आना चाहते हैं पाकिस्तान, तो ऐसे कंडीशन में भारत जो है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो जाए। लेकिन इसका प्रतिक्रिया देते हुए हमारे देश के जो विदेश मंत्रालय है उनका कहना है कि 2014 में अंतिम सार्क मीटिंग हुआ था, 2014 के बाद में जो मीटिंग नहीं हुआ था उसके रीज़न कुछ था और उस रीज़न को पाकिस्तान आज भी फुलफिल नहीं किया है। टेररिज्म को लेकर के बेसिकली इनका इंडिकेशन था। अफगानिस्तान को भारत ने भेजी दवाइयां, तालिबान ने कहा शुक्रिया। देखिए कुछ दिन पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि तालिबान ने शुक्रिया कुछ दिन पहले भी कहा था, क्योंकि हमने अफगानिस्तान में दवाई भेजा, फिर भेजा, पहले भी हमने भेजा था। कजाकिस्तान में उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखिए चीन की आपत्ति। रूस ने जिस तरह से इंटरवीन करना शुरू किया कजाकिस्तान के इशू को लेकर के, चूँकि कजाकिस्तान कहीं न कहीं रूस का पार्ट रह चुका है पहले भी। 1991 में ये लोग अलग हुआ, तो जब कजाकिस्तान पे इस तरह की घटना हो रही है, वहाँ पे उपद्रवी है, इस तरह से देश में आपातकाल की स्थिति है, तो ऐसे कंडीशन में रूस ने इंटरवीन किया कजाकिस्तान के सरकार के रिक्वेस्ट के बाद। लेकिन इसको लेकर के चीन ने अप्रत्यक्ष तौर पे आपत्ति जता दी है। बस एक डाटा मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, आप लोग अगर कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि पेंटागन क्या है? अमेरिका की रक्षा विभाग को पेंटागन कहते हैं। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2027 में 700 और 2030 में चीन के पास 1000 परमाणु हथियार का जखीरा होगा। यानी चीन अपनी परमाणु हथियार बढ़ा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। चलिए इतना ही न्यूज़ था, चलते हैं, रिटर्न होते हैं क्वेश्चन पे। भारत का सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य, बीपीएससी का क्वेश्चन था, सबसे अधिक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? वो तो महाराष्ट्र में है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे अधिक हमारे देश में है। नेशनल पार्क कहाँ है? नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। और बायोस्फीयर रिजर्व भी सबसे अधिक कहाँ है? वो भी एमपी में है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा देश ईरान न्यूक्लियर डील पे हस्ताक्षर करता नहीं है? ईरान न्यूक्लियर डील हुआ था 2015 में। बराक ओबामा उस समय में राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उसके बाद 2018 में ट्रम्प जब आए तो वो इससे हट गए और 2021 में पुनः इसमें शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रयास कर रहे हैं। ईरान न्यूक्लियर डील में बेसिकली 6 देश शामिल था। 6 देश में P5+1 इसे कहा जाता है। P5 में वो देश हैं जो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और एक में एक्स्ट्रा में बात करूँ तो जर्मनी है। तो आप छांट लीजिए कौन देश नहीं होगा इसमें। तो P5 में कौन है? P5 में आपको P5+1 यानी जर्मनी ऑलरेडी है, चीन है, ब्रिटेन है, यानी कनाडा इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।